हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई टेस्ट सीरीज़ जो संबंधित है हिंदी लुसेंट पुस्तक से, जहाँ पर हम देखेंगे हिंदी की टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल चैप्टर वाइज। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अन्य स्टेट या सेंट्रल की उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने इस नए सफ़र को, अपनी इस नई टेस्ट सीरीज़ को, हिंदी लुसेंट चैप्टर 1। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो देखिए, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके अपने अपने परिवार हैं। तो कितने भाषा परिवार भारत में हिंदी के हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। देखिए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें से पहला है भारोपिया, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीन तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उन 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत वो आती हैं। अगला हमारा प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखिए, 4 भाषा परिवार मैंने बताया आपको, तो हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है। तो जो हिंदी है वो है भारोपीय परिवार की भाषा, और यही भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है। तो इन 4 भाषाओं में से कौन सी हिंदी भाषा की आदि जननी है, या हिंदी का जन्म इससे हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृत। देखिए, हिंदी का जो आदि जननी है वो संस्कृत ही है। अगला प्रश्न, भाषा का सही विकास क्रम है। तो देखिए, इन 4 क्रमों में से भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है, मतलब जो सही क्रम से विकास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसा है। वो है, सबसे पहले जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत से हम आए पाली, पाली से हम गए प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से प्राचीन और आज की हिंदी। तो देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और उसके बाद आई हिंदी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मैच करता है। तो पाली के बाद पहला देखते हैं हम यहाँ पर, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद संस्कृत। तो ये तो गलत हो गया, संस्कृत सबसे पहले आनी चाहिए थी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये दूसरा है। तो देखिए, जो दूसरा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले अगर आता तो संस्कृत आती। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये सही था। जबकि इसके तीसरा वाला हम देखेंगे तो संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो यहाँ पर भी जो अपभ्रंश है वो प्राकृत से पहले आ गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें देखना है भाषा का क्रम। तो आप लुसेंट की बुक में भी देख सकते हैं इस क्रम को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए, अपभ्रंश जो भाषा है उसका वाल्मीकि हम किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वयंभू। देखिए, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला हमारा प्रश्न, कौन सी भाषा संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा कही जाती है, मानी जाती है। इनमें से किस भाषा को हम कहते हैं कि वो संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवहट। देखिए, एक भाषा की दूसरी भाषा में परिवर्तन का जो दौर होता है उसके बीच के दौर को कहते हैं हम अब संक्रमण काल। तो संक्रमण काल में जो भाषा थी वो हिंदी हिंदी की तरफ आने का, अपभ्रंश से हिंदी आने में, तो वो थी अवहट। बीच में अवहट चली थी, जिसने अपभ्रंश को हिंदी में कन्वर्ट किया। अगला प्रश्न, कीर्तिलता कीर्तिलता किसकी रचना है। तो देखिए, यहाँ पर एक रचना है कीर्तिलता। तो किसकी रचना है कीर्तिलता। तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति। देखिए, अवहट में विद्यापति ने ये लिखा था। तो कीर्तिलता जो रचना है वो है विद्यापति की। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े साहित्यकार भारत के हुए। तो इनके समय काल को कहा जाता है, इनके रचना के समय काल को कहा जाता है भारतेंदु युग। तो 1850 से 1900 तक, ये 50 वर्षों का जो काल रहा, यही है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का समय था। तो देखिए, द्विवेदी युग जो कि संबंधित है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। इनकी एक पत्रिका जो बहुत प्रसिद्ध हुई वो थी सरस्वती। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारा हिंदी में बहुत सारा शोध किया, मतलब बहुत सारा सुधार किया हिंदी के वर्णमाला में। तो इनका जो काल कहा जाता है वो है 1900 से 1920, ये है द्विवेदी युग। अगला हमारा प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में कब हुई। तो देखिए, नागरी प्रचारणी सभा जो हिंदी के प्रचार के लिए बनी थी, तो काशी में इसकी स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है 1893। देखिए, 1893 में स्थापित की गई नागरी प्रचारणी सभा। अगला हमारा प्रश्न, राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो संविधान की किस भाग में राजभाषा को दिया गया है, या राजभाषा के बारे में नियम बताए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 17। देखिए, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के बारे में बात की गई है। अगला हमारा प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो एक अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। तो किस अनुच्छेद में ये वर्णित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 351। देखिए, अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा।
तो यही 351 में कहा गया है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि राजभाषा का विकास हो। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए मानक भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो ये भाषाएं हैं 22। प्रारंभिक तौर पर ये थी 14, लेकिन बाद में 8 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, 21वें संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इससे पहले अनुसूची में थी 14 भाषाएं, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक अन्य भाषा को जोड़ दिया गया। तो कौन सी वो भाषा थी? तो वो भाषा थी सिंधी। देखिए सिंधी भाषा को यहाँ पर जोड़ दिया गया। देखिए 3 बार संशोधन हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों को जोड़ा गया था। जबकि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर के नेतृत्व में कब बना? तो एक फैक्ट तो यह भी क्लियर हो गया कि प्रथम राजभाषा आयोग किसके नेतृत्व में बना था? तो बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। और ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1955 में। देखिए 1955 में बनाया गया था प्रथम राजभाषा आयोग। जबकि प्रथम जो और संसदीय राजभाषा समिति कब बनाई गई? तो संसदीय राजभाषा समिति की बात करें, जो प्रथम संसदीय राजभाषा समिति थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1957। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। अगला, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम? तो राजभाषा अधिनियम की बात करें तो 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो देखिए कब स्थापित हुआ था साहित्य अकादमी, जो साहित्य को बढ़ावा देने वाली भारत की संस्था है, तो उसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? देखिए जो आकाशवाणी है उसको स्थापित किया गया था और उसका नाम परिवर्तन जब आकाशवाणी हुआ था रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो का, तो हुआ था 1957 में। तो देखिए 1957 में आकाशवाणी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो देखिए टेलीविज़न दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976 में दूरदर्शन की स्थापना की गई। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है इससे पहले के किसी एग्जाम में, जो लेटेस्ट में हुए थे। अगला, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो देखिए हिंदी को कितने भागों में हम तोड़ते हैं, या भारत में कितनी उपभाषाएं हिंदी की बोली जाती हैं? तो ये है 5। देखिए 5 भाषाओं की अगर हम बात करें तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये है 5 उपभाषाएं हिंदी की। अगला है, हिंदी की कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो इन 5 भाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कुछ बोलियां आती है, तो उन बोलियों का उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कुछ बोलियां हैं, तो वो हैं, उनकी संख्या है 18। देखिए 18 बोलियां हैं हिंदी की। अगला प्रश्न, बुंदेली किस उपभाषा का हिस्सा है? तो जो बुंदेली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है? तो बात करें हम बुंदेली की, तो बुंदेली जो बोली जाती है वो बोली जाती है पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य भाषाएं हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 4 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें अगर हम पहाड़ी की, तो पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, और बिहारी में आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। और बात करें अगर जो अंत में बचता है राजस्थानी, तो उसके अंतर्गत आता है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अगला हमारा प्रश्न, अवध किस उपभाषा का हिस्सा है? अवधि किस उपभाषा का हिस्सा है? जो हमारी अवधि भाषा है वो किस उपभाषा में आती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। देखिए अवधि और ब्रज भाषा में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रज भाषा से संबंधित हैं वो कवि जो श्री कृष्ण के लिए लिखते हैं, और अवधि से संबंधित हैं वो कवि जो श्री राम के लिए लिखते हैं। तो देखिए श्री कृष्ण पश्चिमी भाषा और श्री राम की वो पूर्वी। तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में हमें ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करना है अपना अवधि और ब्रज भाषा का। पश्चिमी हिंदी है ब्रज, पूर्वी हिंदी है अवधि। मैथिली किस उपभाषा का हिस्सा है? तो कौन सी उपभाषा का हिस्सा है मैथिली? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है बिहार। और बिहारी के अंतर्गत अन्य भाषाएं जो हैं वो हैं भोजपुरी और मगही और मैथिली। ये 3 भाषाएं इसके अंतर्गत बोली जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न, भारत की सभी लिपियों का जन्म किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से भारत की सभी लिपियों का जन्म हुआ है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है ब्राह्मी। देखिए ब्राह्मी लिपि से ही भारत की हर किसी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी का जन्म भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ?
तो किस राज्य का निर्माण सबसे पहले भाषाई आधार पर हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश ने भाषाई आधार पर राज्य की मांग की थी, बहुत जोर शोर से मांग चली थी 1953 के टाइम में, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषाई राज्य बनाया गया था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अन्य राज्य दिया गया था यहाँ पर, तमिलनाडु से अलग करके मद्रास, वो था आंध्र प्रदेश। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो देखिए वर्तमान हिंदी में हम किस हिंदी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, जैसे हम बोलने में, चाल लिखने में किस हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है वो है खड़ी बोली। देखिए खड़ी बोली ही सभ्य हिंदी भाषा है। अगला हम देखेंगे, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है 14 सितंबर को। देखिए 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा बनाया गया था संविधान में। तो चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, ब्रजभाषा है तो किस भाषा समूह का, उपभाषा समूह का हिस्सा है? ब्रजभाषा तो हम बात कर चुके हैं। ब्रजभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी समूह का हिस्सा, जबकि अवधि है पूर्वी हिंदी समूह का। तो देखिए ये थे कुछ प्रश्न जो लुसेंट के पहले चैप्टर से संबंधित हैं। देखिए आप पहले चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद इस टेस्ट को दीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए धन्यवाद।